हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर था भाषा अध्यापन के सिद्धांत हिंदी पेडागॉजी में, उसके हम लोगों ने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पार्ट 3 में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 80 क्वेश्चन हो गए थे इसमें से, अब 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है। एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण होता है शिक्षा शास्त्रीय समझ। क्या होता है? शिक्षा शास्त्रीय समझ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, यह क्या है? बिल्कुल सही बात है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो यह पूर्णतः सत्य है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं आपको, ये भी आपको याद रखना। जैसे कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो बताएंगे हम लोग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब भी बताएंगे जीन पियाजे ने। और इन्होंने ही बताया था, इनके अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से भी पूछा गया कई बार, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? यह कथन था जीन पियाजे का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध है वाइगोत्स्की है। किससे? वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे जो होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा सीख जाते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से बातचीत करके भाषा सीख जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और नोट करना है यहाँ पे कि वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो बताएंगे रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षिका प्रामाणिक पाठ्य वस्तु के माध्यम से संबंधवाचक उपवाक्य से परिचित कराती और संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण देती है। वह बहुत सारे अभ्यास भी देती है जिसे शिक्षार्थी पहचानते हैं और उसके नियम का प्रयोग करते हैं। अंत में वह शिक्षार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि नियम संदर्भ में किस प्रकार का कार्य करता है। और अब आपसे पूछा गया है कि यह रणनीति क्या कहलाती है? यह रणनीति जो अपनाई जा रही शिक्षक के द्वारा, ये किस लिए अपनाई जा रही? जागरूकता के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने मैं पर एक निबंध लिखा। मैं पर मतलब खुद पर एक निबंध लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के रूप में आकलन के सबसे नज़दीक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी से कहना कि वे सोचें कि उन्होंने यह कैसे निर्धारित किया कि उन्हें क्या कुछ शामिल करना है। अपने बारे में जो कुछ शामिल करना है वो सोचें कि कैसे उनको ये शामिल करना है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संदर्भित उपागम का अनुगमन करती है? अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संदर्भित उपागम का अनुगमन करती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलेखित अथवा प्रमाणिक संवाद का प्रयोग करना। यह पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। शिक्षार्थियों से कहना कि वे सवाल वाले शब्दों को अंग्रेजी से अपनी भाषा में अनुवाद करें। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है? वो जो सर्वनाम का यूज करती है, जैसे कि वह हो गया, तुम, आप, हम। अब यहाँ पे बताना है ये किस तरह के पठन का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा गहन पठन का। किसका? गहन पठन का।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य वस्तु पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा घेरा समय। शिक्षार्थी चुने गए विषय अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इस दिनचर्या के द्वारा बच्चों में क्या है, आगे बढ़ने के लिए और अच्छे प्रकार से भागीदारी निभाने के लिए ये जो है दिनचर्या करनी पड़ेगी कि घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय वस्तु अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नाम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पे नाम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मनुष्य में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? अब यहाँ पे पूछा गया कि प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है स्वनियमों की नियमावली, स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना, प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम पूरा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वनियमों की नियमावली जो है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। दी गई पाठ्य सामग्री को अपूर्ण पढ़ना। इस उपकरण के द्वारा क्या किया जा सकता है कि जो सामग्री दी गई उसको अच्छी तरीके से प्रवाहपूर्ण मतलब स्पीड में पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रिया उपागम। कौन सा? प्रक्रिया उपागम। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा कि पहले क्या करते हैं, व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और ये समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा, पहले क्या समझाया जा रहा है, पहले यहाँ पे नियम समझाए जा रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं करने के लिए। तो इस प्रकार की जो क्रिया है इसको क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को बोलेंगे घोषणात्मक ज्ञान। क्या बोलेंगे? घोषणात्मक ज्ञान बोलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं। क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं क्षेत्रीय भाषा कहलाती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना है आपको, क्षेत्रीय भाषा से क्या तात्पर्य है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब देखो यहाँ पे कुछ और डिफरेंट तरीके से यहाँ पे किसी एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। संख्यात्मक रूप में इनका रूप छोटा होता है। किसी एक क्षेत्र विशेष में अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो क्या कहलाएगी? वो क्षेत्रीय भाषा कहलाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे से सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वह सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उसे किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता होती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता से तात्पर्य होता है कि शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और बाद में कई भाषाएं सीख लेते हैं। तो क्या कहलाती है? यह कहलाती है बहुभाषीयता। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। जैसे कि का ऑप्शन इसमें से है, अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय है। अंग्रेजी क्या है? कौशल संबंधित विषय है। अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने के लिए सरलतम तरीका है अंग्रेजी पढ़ना। अंग्रेजी किसी को बोलना और लिखना है तो इसके लिए सरलतम तरीका क्या है? अंग्रेजी को पढ़ना। उसके बाद खा ऑप्शन दिया गया है, इस विधि में व्याकरण अधिक नहीं बल्कि बहुत सीमित रूप में सीखनी चाहिए। क्या है कि इसमें से व्याकरण बहुत ज़्यादा नहीं सीखनी चाहिए। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, सा नंबर, शिक्षक को मौन पठन कौशल का विकास करना चाहिए। शिक्षक को मौन पठन कौशल का विकास करना चाहिए। और डी नंबर ऑप्शन इसमें से है, याद करना और अनुसरण करना भाषा सीखने में साधारण क्रियाएं हैं। उपरोक्त विशेषताएं संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सी विधि के बारे में बात हो रही है, तो यह विधि जो है इसको बोलेंगे डॉक्टर वेस्ट की नवीन विधि। कौन सी? डॉक्टर वेस्ट की नवीन विधि से। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा अध्यापन के डॉक्टर वेस्ट के नवीन तरीके के बारे में क्या सही नहीं है? वह पठन की कुशलता पर बल देता है। बच्चे अपनी भाषा को समुन्नत कर सकते हैं बशर्ते वे भाषा की मुद्रित सामग्री पढ़ें। वह व्याकरण को औपचारिक ढंग से पढ़ाए जाने के विरुद्ध थे। एक समृद्ध शब्द संपदा तथा मुहावरों और विशेष भाषा प्रयोगों पर नियंत्रण बहुत ही सराहनीय है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि जो है डॉक्टर बेस्ट के जो नवीन तरीका बताया था उसमें क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। एक समृद्ध शब्द संपदा तथा मुहावरों और विशेष भाषा प्रयोगों पर नियंत्रण बहुत ही सराहनीय है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि मुहावरों और विशेष भाषा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जबकि क्या उसका अधिक से अधिक यूज किया जाना चाहिए, जो भाषा बोलने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आकृति विज्ञान मार्फोलॉजी में शामिल है। आकृति विज्ञान में क्या शामिल होता है? शब्दों की संरचना शामिल होती है। शब्दों की संरचना शामिल होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य बनाना सिखाती है। जैसे क्या तुम इसे पसंद करते हो? उसके बाद प्रश्नवाचक शब्दों का वाक्य के बीच में प्रयोग करके वाक्य बनाना सिखाती है। जैसे कि इस प्रकार के शिक्षण में कौन सिद्धांत प्रयोग किया जा रहा है? जो शिक्षक है, जैसे कि क्या तुम इसे पसंद करते हो, पहले इस तरीके के वाक्य बनाती है, फिर दे दिया जाता है तुम क्या इसे पसंद करते हो, तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, इसको बीच में यहाँ पर यूज किया जाता है। अब पूछा गया है इस प्रकार के शिक्षण में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेडेड पैटर्न का सिद्धांत। कौन सा? ग्रेडेड पैटर्न का सिद्धांत यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन के सिद्धांत द्वारा बांफड़ का प्रतिनिधित्व नहीं समझा जाना चाहिए? लिपि चिन्हों को तथा उनसे जुड़ी भाषा की इकाई को पढ़ना दोनों अलग अलग कार्य है। बिल्कुल सही दिया गया है कि लिपि चिन्हों को तथा उनसे जुड़ी भाषा की इकाई को पढ़ना दोनों अलग अलग कार्य है। पढ़ना और लिखना सीखना बोलना सिखाने से अलग कार्य है। पढ़ना और लिखना जो है सिखाना और बोलना सिखाने से अलग कार्य, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पे, भाषा शिक्षण का पारस्परिक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि भाषा अधिगम ध्यान देने तथा पठन से शुरू होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट दिया गया है। उसके बाद डी ऑप्शन इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों को भाषा ध्वनि यंत्रों की मदद से सिखाई जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों को भाषा जो है ध्वनि यंत्रों के माध्यम से सिखाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि नहीं समझा जाना चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार कि विद्यार्थियों को भाषा ध्वनि यंत्रों के माध्यम से सिखाई नहीं जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सहयोग द्वारा भाषा सीखने के सिद्धांत की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक अन्योन्याश्रयता, समूह निर्माण, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल। ये सारे जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कैसे हैं? सहयोग द्वारा भाषा सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, भारत की शिक्षा में
भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र रूप में। किसमें? त्रिभाषा सूत्र के रूप में। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि भारत की शिक्षा में भाषा नीति त्रिभाषा सूत्र के रूप में जानी जाती है। त्रिभाषा सूत्र कोठारी कमीशन की अध्यक्षता में 1968 ईस्वी में लागू हुआ। इसमें से पहली जो भाषा होती है मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय होती है क्षेत्र की राजभाषा या फिर सहराज भाषा, और तीसरी होती है अंग्रेजी या फिर विदेशी भाषा। त्रिभाषा सूत्र माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी के लिए लागू की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों में भाषा की अधिगम क्षमता को बढ़ावा देना है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि क्या समर्थन करती है? जो नीपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारी है, वह समर्थन करती है कि मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। विदेशी भाषा का समर्थन करती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में। किसके रूप में? सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में इसको समर्थन करती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? तो यहाँ पे जो नेटवर्क के प्रकार हैं, यह भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को रूप में जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र फार्मूला के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा घर की भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन कराया जाना चाहिए, यह भी ऑप्शन सही दिया गया है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन करना जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से अध्यापन की भाषा अंग्रेजी होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों में बच्चे की जो भाषा होनी चाहिए अध्यापन के लिए क्या होनी चाहिए? उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि नहीं है ऑप्शन, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्णित करती है बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता के रूप में। किसके रूप में? बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता के रूप में। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।